वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम एसोफेजियल कार्सिनोमा के बारे में पढ़ेंगे। एसोफेजियल कार्सिनोमा हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक है एडिनोकार्सिनोमा और एक है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा जिस तरह अपने नाम से भी जाहिर है कि ये कार्सिनोमा है, यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, और इसमें एडिनो टाइप ऑफ कार्सिनोमा है, यानी इसमें जो ट्यूमर है ये ग्लैंडुलर पैटर्न में होता है। जो सेल है वो ग्लैंडुलर पैटर्न बनाते हैं और इसके अलावा ये म्योसिन भी सिक्रीट करते हैं, तो इस वजह से इसको एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, बेरेट एसाफेगस के टॉपिक में, कि जब क्रॉनिक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता है तो जब वो ट्रीट नहीं किया जाता तो उसके नतीजे में बेरेट एसाफेगस बनता है। और फिर बेरेट एसाफेगस को अगर ट्रीट नहीं किया जाता तो उसका ख़तरा होता है कि वो एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाए। तो ये दोनों रिस्क फैक्टर है एडिनोकार्सिनोमा के लिए, कि अगर क्रॉनिक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को ट्रीट नहीं किया गया तो ये बेरेट एसाफेगस में कन्वर्ट होगा और फिर बेरेट एसाफेगस एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट होगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये कहाँ पर होता है एसाफेगस में, तो ये लोअर 1/3 ऑफ द एसाफेगस में होता है। एसाफेगस के अगर हम 3 हिस्से बनाए, अपर 1/3, मिडल 1/3, लोअर 1/3, तो जो लोअर 1/3 आता है वहाँ पर ये एडिनोकार्सिनोमा होता है। और एक स्टडी की गई जिसमें ये मालूम किया गया कि ये एडिनोकार्सिनोमा मर्द में 7 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन। मर्द में 7 गुना ज़्यादा है। अब हम इसके मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं कि अगर हम इसको देखें तो हमें किस तरह नज़र आएगा। तो ये अर्ली ट्यूमर जो होता है, अर्ली स्टेजेस में ये फ्लैट ट्यूमर होता है और इसकी रेज्ड पैचेस होते हैं, थोड़ा सा रेज्ड पैचेस होते हैं और फ्लैट होता है। जबकि एडवांस स्टेजेस में हम अगर ट्यूमर को देख लें तो हमें एक्सोफाइटिक मासेस नज़र आएंगे, यानी उभरे हुए मासेस नज़र आएंगे। इसके अलावा वो इन्फिल्ट्रेटिव भी होते हैं, टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं और अल्सरेशन काज करते हैं। तो ये लेट या एडवांस्ड टिश्यू के फीचर है कि वहाँ पर एक्सोफाइटिक मासेस होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं और अल्सरेशन काज करते हैं। और ये ट्यूमर जो है ना ये म्यूसिन और पैदा करता है और ये ग्लैंड्स बनाता है, इस वजह से इसको एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। ये किस तरह काज होता है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन आते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट P53 जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन है वहाँ पर उसमें म्यूटेशन आता है, तो उसके नतीजे में फिर एडिनोकार्सिनोमा बनता है। इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या है? इसके क्लिनिकल फीचर में डिफ़िकल्टी इन स्वाल्विंग डिस्फेजिया जिसको बोलते हैं, पेन ड्यूरिंग स्वाल्विंग जिसको डाइनोफेजिया बोलते हैं, और जितने भी ट्यूमर है अक्सर में वेट लॉस होता है, तो यहाँ पर भी वेट लॉस होता है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक चेस्ट पेन, क्योंकि ये गर्ड से होता है तो गर्ड में भी कैरेक्टरिस्टिक चेस्ट पेन होता है, तो यहाँ पर भी चेस्ट पेन होगा और उसके साथ वोमिटिंग भी होगी। तो ये क्लिनिकल फीचर हो गए, डिफ़िकल्टी इन ब्रेथ स्वाल्विंग, पेन ड्यूरिंग स्वाल्विंग, वेट लॉस, चेस्ट पेन और वोमिटिंग। इसका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, यानी जिन लोगों में यह होता है तो 25% से कम लोग 5 साल तक जिंदा रहते हैं इसके नतीजे में, यानी ये एक इंतहाई डेडली डिजीज़ है क्योंकि इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट बहुत कम है। तो ये तो एडिनोकार्सिनोमा हो गया जिसमें ग्लैंडुलर पैटर्न बनता था और ये लोअर 1/3 ऑफ एसाफेगस में होता था। अब दूसरा जो ट्यूमर है वो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, यानी इसमें जिस तरह एडिनोकार्सिनोमा में ग्लैंड बनते थे तो यहाँ पर पहले स्क्वामस डिस्प्लेजिया होता है और स्क्वामस डिस्प्लेजिया के बाद फिर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बनता है। ये कहाँ पर होता है, तो ये अपर और मिडल 1/3 ऑफ दी एसाफेगस में होता है, यानी लोअर 1/3 ऑफ एसाफेगस में एडिनोकार्सिनोमा होता है, जबकि अपर और मिडल 1/3 ऑफ एसाफेगस में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। कौन कौन से फैक्टर की वजह से होता है, तो इसके जो रिस्क फैक्टर है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो है वो है अल्कोहल और टोबैको, यानी शराब नोशी और तंबाकू, इनका इस्तेमाल इस वजह से स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। इसके अलावा गर्म चाय, जब कोई बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीता है तो उसके नतीजे में भी एसाफेगस में इरिटेशन काज होती है, तो वहाँ पर भी उससे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बनता है। एक्लेजिया जो एक लोअर एसाफेजियल स्फिंक्टर जो जिसका टोन बढ़ जाता है, तो उस वजह से फिर फूड स्टमक में नहीं जाता वहाँ पर और इसमें डिसमोटिलिटी आती है, यानी जो पेरिस्टाल्टिक मोशन है वो भी खराब हो जाता है, तो यहाँ पर भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बनता है। एसोफेजियल वेब्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेब्स बनते हैं, जो हमने एक सिंड्रोम पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था
कि प्लमर विंसन सिंड्रोम में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के साथ साथ बिफेरेट टंग होता है और एसोफेजियल वेब्स बनते हैं। तो एसोफेजियल वेब्स वो भी रिस्क फैक्टर होते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के लिए। इसके अलावा ये नाइट्रोजमाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल नाइट्रोजमाइन जो इस्तेमाल करते हैं उससे भी होता है, और पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स उनसे भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ काजेज हो सकते हैं। इसमें ग्रेजुअली जेनेटिक, एनवायरमेंटल और फूड, ये सब चीज़ें आपस में मिलकर रिस्क फैक्टर बनाते हैं और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा काज करते हैं। इसमें जो मॉर्फोलॉजी होती है वो हमें किस तरह नज़र आता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में चेंजेस, तो हमें ग्रे वाइट क्लेक लाइक म्यूकोजल थिकनिंग, अगर हम एसोफेजियल अपर और मिडल 1/3 ऑफ द एसोफेगस की म्यूकोजा को देखें तो वहाँ पर हमें ग्रे वाइट प्लेक्स मिलेंगे, म्यूकोजा की थिकनिंग मिलेगी, वहाँ पर स्क्वैमस डिस्प्लेसिया हमें मिलेगा। और इसके अलावा एडवांस स्टेजेस में ये अल्सरेटिव यानी अल्सरेशन काज करता है। इसके अलावा डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव मासेस बनाता है जो कि अदर टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर ये है कि जिस तरह हमने एडिनोकार्सिनोमा में पढ़ा था, तो यहाँ पर भी डिस्फेजिया होता है, डिफिकल्टी इन स्वाल्विंग, ओडाइनोफेजिया पेन ड्यूरिंग स्वाल्विंग, ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है क्योंकि डिफरेंट एसोफेजियल वेब्स वगैरह से ये हो सकता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकता है। और इसके नतीजे में जब अल्सरेटिव एडवांस स्टेज होता है तो वहाँ पर हेमरेजिस और सेप्सिस भी हमें नज़र आते हैं। तो ये सारा एसोफेजियल कार्सिनोमा का डिटेल था।